हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। विद इन द ब्रॉड फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर जनरली 4 टाइप्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि वैसे तो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। जिस तरीके का कंप्यूटर होता है, जिस तरह का कंप्यूटर कंट्रोल करता है, या एप्लीकेशंस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, या कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर को वो कंप्यूटर कौन कौन सा कंट्रोल करता है, उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम लोगों का जो मशीनरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं, उस जगह पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे मेन काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो क्विक और प्रेडिक्टेबल हम लोगों को रिजल्ट दिखलाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत क्विक काम करता है और वो कोई भी इवेंट्स को प्रेडिक्ट करके अनुमान लगा के सही तरीके का सही टाइम पे कंप्लीट करके हम लोगों को देता है। दे हैव एन इवेंट ड्राइवन और टाइम शेयरिंग डिज़ाइन, और उसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इवेंट ड्राइवन हो और टाइम शेयरिंग हो। मीन्स वो टाइम कम कंज्यूम करे और टाइम डिवाइड कर देता है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इवेंट ड्राइवन होता है और मीन्स हम लोग क्लिक करके और उस इवेंट को सही तरीके से वो सही टाइम पर कंप्लीट कर देता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो वो इवेंट ड्राइवन और टाइम शेयरिंग दोनों एक साथ लेके काम करता है, या तो अलग अलग भी काम कर सकता है। इन ए कॉम्प्लेक्स मशीन हैविंग ए पार्ट मूव मोर क्विकली जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होते हैं जिसमें बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वो क्विकली काम करता है। वो बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत क्विकली काम करता है। और ये हम लोगों का जो है जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो बहुत क्विकली काम कर पाता है। मीन्स हम लोगों को जो भी एप्लीकेशन पे काम करना है वो सारा उस एप्लीकेशन में जो भी चीज़ देना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है और वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का सही ढंग से सही टाइम पे कंप्लीट करके दे देता है। इसलिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं या तो यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है जिसमें मल्टी यूज़र्स उसको ऑपरेट कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। मीन्स बहुत सारे यूज़र्स एक साथ, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। मीन्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कोई भी एक कंप्यूटर को बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं एक साथ एक टाइम पे। तो इसलिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें सिर्फ एक ही यूज़र बैठ पाता है एक बार में काम करने के लिए, बट वो मल्टीपल प्रोग्राम्स पे को रन करा सकते हैं एक साथ। मीन्स बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे वो जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे एक ही यूज़र काम कर सकता है। बट मल्टी यूज़र में बहुत सारे यूज़र्स बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये बात लिखा जा रहा है कि एट द सेम टाइम ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या अलाउ करता है, वो डिफरेंट यूज़र्स को एक साथ काम करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है। इसका यही एडवांटेज है। और वो कंप्यूटर में जो भी रिसोर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस पर बहुत अच्छे ढंग से सारे अलग अलग यूज़र्स अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव श्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस यूज़र्स आर बैलेंस्ड। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका ये मेन काम है, क्या मेन काम है कि वो अलग अलग यूज़र्स जो बैठे हुए हैं अलग अलग कंप्यूटर पे, तो मीन्स अलग अलग जो यूज़र्स कनेक्टेड हैं उस कंप्यूटर के साथ, तो वो अलग अलग यूज़र्स को क्या कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सब रिसोर्सेज को वो बैलेंस करके रखने का काम है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। ईच ऑफ द प्रोग्राम्स दे आर यूजिंग हैज सफिशिएंट सेपरेट रिसोर्सेज। मीन्स जो यूज़र जिस रिसोर्स पे काम कर रहा है उसका सेपरेट रिसोर्स रहेगा, सेपरेट एक जगह दे दिया जाएगा काम करने के लिए, और वो सफिशिएंट होगा, सही मात्रा में उसको जितना देना है उसको दे दिया जाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है।
so that a problem with one user doesn't affect the entire community। मीन्स जो अलग अलग यूज़र्स बैठे हुए हैं, एक यूज़र को अगर कोई काम दे दिया गया है, जो काम कर रहा है एक यूज़र बैठ के, तो अगर उसके पास रिसोर्स सही ढंग से है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस यूज़र को सही ढंग से रिसोर्स दे देता है ताकि दूसरे यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम ना लेना पड़े, प्रॉब्लम ना आए। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे में यूनिक्स जो होता है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। VMS एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। और MVS भी एक तरह का मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। जैसे में जो विंडोज़ हम लोग चलाते हैं वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होता है। मीन्स हम लोग इस पर काम करते हैं, एक यूज़र बैठ के इस पर काम करता है, बट हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं एक साथ में, एक टाइम पे, एक साथ। जैसे हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, या विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, ये सॉरी MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो एक साथ हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करा पाते हैं। बट इस पर सिर्फ एक ही यूज़र बैठ पाता है, इसलिए इसको सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे टास्क को एक साथ कर सकता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, एप्पल का जो मैक OS है, ये सारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा हम लोग काम भी कर सकते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा। आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स यहाँ पे जो विंडोज़ और मैक OS जो है, ये दोनों एग्जाम्पल है मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें ये भी बात लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, जो मैंने बता दिया पहले कि दैट विल लेट ए सिंगल यूज़र हैव सेवरल प्रोग्राम्स इन ऑपरेशन। मीन्स बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र बैठेगा और एक ही टास्क कर पाएगा। सिंगल टास्किंग सिस्टम हैज़ ओनली वन रनिंग प्रोग्राम। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन करते रहेगा और उसको सिर्फ एक ही यूज़र चला पाएगा। एज द नेम इम्प्लाइज, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि एक यूज़र एक काम को बहुत सही ढंग से कर पाएगा। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है पाम OS। पाम OS जो है ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो है जो पाम है OS जो है, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स का एग्जांपल है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या क्या काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोग्राम जो रन करता है वो कंप्यूटर के रोम में, मीन्स रीड ओनली मेमोरी में, ये रोम में सॉरी ये गलत अंडरलाइन हो गया था। तो रीड ओनली मेमोरी में ये जो प्रोग्राम होता है, वो सारा इंस्ट्रक्शन होता है, सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो सारा रोम के अंदर में सेव रहता है। तो दिस कोड एग्जामिन्स द सिस्टम हार्डवेयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फंक्शनिंग। तो ये जो कोड होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, वो सिस्टम हार्डवेयर्स को चेक करता है कि वो सारा जो पार्ट है वो सही ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 6 टास्क होता है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करता है। जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उसको हम लोग सारे सबको डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोसेसर मैनेजमेंट की ओर देखेंगे। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ऑल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस गेट द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये वो डिसाइड करता है कि सारे टास्क को सही टाइम, सही अमाउंट ऑफ टाइम मिला है कि नहीं, सारा टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए। जो टास्क किया जा रहा है वो सारा जो टास्क है वो सही ढंग से उसको टाइम मिल रहा है कि नहीं। मीन्स हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए सही टाइम मिल रहा है कि नहीं, या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, या म्यूज़िक सुन रहे हैं, उन सब पे उन सब को सही मात्रा में टाइम मिल रहा है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी वो करता है, जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। ये दूसरा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का क्या काम करता है कि ये इंश्योर करता है, ये डिसाइड करता है कि
सारे टास्क को सही मात्रा में मेमोरी मिल रहा है कि नहीं, मीन्स हम लोगों का जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो रैम के अंदर में जाके लोड होता है, और फिर उसके बाद हम लोग उस सॉफ्टवेयर को चला पाते हैं, या कोई भी टास्क जो हम लोग कर रहे हैं वो टास्क पहले जाके रैम में जाके सेव होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस सॉफ्टवेयर को चला पाते हैं। तो इसमें ये डिसाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो दो टास्क हैं तो दोनों टास्क को सही मात्रा में मेमोरी मिल रहा है कि नहीं। अगर 5 टास्क किया जा रहा है तो कोई टास्क एक दूसरे से मेमोरी तो नहीं ना ले रहा है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट में ये मेमोरी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि सारे टास्क को सही मात्रा में मेमोरी मिल रहा है कि नहीं। अनदर पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ईच टाइप ऑफ मेमोरी सो दैट इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली। तो सारे टास्क जो हैं वो सही मात्रा में मेमोरी उन सबको मिल रहा है कि नहीं, ताकि वो सही ढंग से काम कर पाए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा डिसाइड करता है, सारा मेमोरी देता है। अब आगे देखते हैं थर्ड जो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एवरी पीस ऑफ हार्डवेयर यूजेस अ ड्राइवर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइस मैनेजमेंट करता है। जैसे कि हम लोग कोई कंप्यूटर है जो सीपीयू है, सीपीयू से हम लोगों का कोई ये कैमकॉर्डर जो है ये कनेक्ट किया गया है, कैमरा कनेक्ट किया गया है, स्कैनर कनेक्ट किया गया है, या प्रिंटर कनेक्ट किया गया है। तो जब भी या मॉनिटर या कीबोर्ड कनेक्ट किया गया है, तो जब भी कोई डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होता है तो उस डिवाइस को कनेक्ट कराता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होता है वो सीपीयू के अंदर में पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी ये डिवाइस हम लोग उसमें चला पाते हैं, ये डिवाइस उस पर वर्क कर पाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द ड्राइवर्स एज ए ट्रांसलेटर। जो ड्राइवर है वो ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामिंग कोड फाउंड इन एप्लीकेशंस। मीन्स जो हार्डवेयर है, ये प्रिंटर जो है ये हार्डवेयर कहलाएगा। तो ये हार्डवेयर से कोड ट्रांसलेट करवा के ये जो ड्राइवर होता है डिवाइस ड्राइवर, ये एप्लीकेशन को देता है, सीपीयू के अंदर में भेजता है, ताकि वो दोनों कनेक्ट होके और हम लोग जो प्रिंट करने वाले हैं वो प्रिंट हो जाए पेज। और फिर वैसे ही सीपीयू से इंफॉर्मेशन प्रिंटर के अंदर में जाता है और प्रिंटर से इंफॉर्मेशन सीपीयू के अंदर में आता है। तो वो सारा ट्रांसलेट करवाता है हम लोगों का डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे यही बात सारा लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जैसे कि हार्डवेयर से कनेक्ट कराने के लिए सीपीयू को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे एपीआई का ज़रूरत पड़ता है जो कि इंटरप्रेटर का काम करता है। यहाँ पे एपीआई जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो कि सीपीयू से कनेक्ट करवाता है सॉफ्टवेयर्स को। जस्ट लाइक हार्डवेयर हैज़ ड्राइवर, जैसे कि हम लोगों के हार्डवेयर के पास ड्राइवर होता है, वैसे हम लोगों के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के पास एक एपीआई होता है जो कि इंटरप्रेटर के रूप में यूज़ करता है, इंटरप्रेटर के रूप में काम करता है। एपीआई अलाउज द प्रोग्रामर्स टू यूज पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शंस। तो एपीआई क्या काम करता है कि हम लोगों के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब को अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करवा के, अलग अलग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करवा के सही ढंग से फंक्शन करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड्स ऑल द एपीआई दैट आर रिकॉग्नाइजेबल टू द कंप्यूटर एंड प्लेज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है जो मैंने 2 मिनट पहले बताया कि वो इंटरप्रेटर के रूप में काम करता है एपीआई, और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में, सीपीयू और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन देता है। तो इट देन सेंड्स द डेटा रिक्वायर्ड टू द फंक्शन इज कैरी आउट, और फिर उसके बाद यही डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। जैसे सॉफ्टवेयर से सीपीयू को भेजता है, फिर सीपीयू से सॉफ्टवेयर को पहुंचाता है, तो वो सारा डेटा पहुंचाने का काम एपीआई करता है। अब हम लोग देखते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है? तो द यूज़र इंटरफेस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो जो यूज़र इंटरफेस है, जो हम लोगों को कंप्यूटर हम लोग जब चलाते हैं तो जो स्क्रीन पे दिखाई देता है हम लोगों के स्क्रीन पे, वही यूज़र इंटरफेस होता है। इंटरफेस मीन्स हम लोगों के फेस के सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो इंटरफेस होता है। तो जो यूज़र इंटरफेस होता है वो क्या काम करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है, ताकि यूज़र और कंप्यूटर सही ढंग से दोनों एक दूसरे के साथ काम कर पाएँ। तो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, जिसमें इमेजेस और आइकन्स का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेट करने के लिए यूज़र के साथ। मीन्स जो आइकन्स इमेजेस हम लोगों को दिखाया जाता है वो इंटरफेस होता है, और उसी को हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, जिसमें ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, जिसमें इमेजेस और आइकन्स यूज़ होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम वंस अगेन प्लेस द रोल ऑफ इंटरप्रेटर। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंटरप्रेटर का रोल अदा करता है, ताकि जो यूज़र हैं और जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ।
तो यही सारा काम है। एज आर ऑफन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर में, कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके कंप्यूटर के ऊपर जो भी टास्क हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो वो सारा टास्क कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कंप्लीट करवाता है। और कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारा टास्क होते रहता है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ए सेकेंड। मीन्स यहाँ पे ये जो बात बताया जा रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग प्रोसेसेस को एक सेकेंड में थाउजेंड्स बार करवाता है, कंप्लीट करवाता है, तभी हम लोग सारा काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए प्रोसेस ऑक्यूपाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम। जो प्रोसेस है या जो टास्क हम लोग कर रहे हैं उसमें सही मात्रा में हम लोगों को मेमोरी मिल रहा है कि नहीं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम देता है। मीन्स रैम क्या होता है, एक तरह का मेमोरी होता है। तो हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर या जो भी टास्क है उसको सही मात्रा में रैम मिल रहा है कि नहीं, यही सारा इंश्योर करता है। और वो सारे डेटाज को रजिस्टर में, स्टैक्स में और क्यूज़ में, सीपीयू के अंदर में रजिस्टर होता है, स्टैक होता है और क्यूज़ होता है, उसके अंदर में जाके सेव करवाता है वो जो भी हम लोग टास्क करते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग अगर है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग तरीके से कंप्लीट करवाता है। जैसे कि शुरू में ये एक टास्क प्रोसेस को कर रहा था और उसके अंदर में रैम जो था वो रैम उसको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा था, और वो सारा जो डेटा था वो रजिस्टर, स्टैक और क्यूज़ में जाके सेव होते थे। तो वैसे ही अगर दो प्रोसेस हो रहा है तो दो प्रोसेस जो होता है उसमें पहला प्रोसेस भी जाके रैम के अंदर में उसको मेमोरी प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद रजिस्टर, स्टैक्स और क्यूज़ देंगे उसको जगह, सारा जो डेटा होता है वो उसके अंदर में जाके सेव होता है। वैसे ही सेकेंड प्रोसेस का भी के साथ भी वही होगा, वो सारा जो डेटा है वो रजिस्टर, स्टैक और क्यूज़ में जाके सेव होगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ सीपीयू। मीन्स सीपीयू में उस अलग अलग टास्क को ऑपरेटिंग सिस्टम जगह देता है ताकि सारा जो प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम जो जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उन सबको सही मात्रा में टाइम मिल रहा है कि नहीं, मेमोरी मिल रहा है कि नहीं। आफ्टर दैट नंबर ऑफ साइकिल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स कॉपी ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। और फिर उसके बाद वो अगर सारा काम कंप्लीट हो गया है तो फिर उसके बाद भी लास्ट में कॉपी बनाता है रजिस्टर के अंदर में, क्यूज़ में, सारे प्रोसेसेस का ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और नोट बनाता है ताकि फिर उसके बाद में भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। It then loads all the register queues used by the second process and allows it a certain number of CPU cycle। और इसी को CPU साइकिल कहा जाता है, जो बार बार उसको रजिस्टर में सेव कर रहा है डेटाज को ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम लोग CPU साइकिल कहते हैं। व्हेन दोज आर कंप्लीट, जब भी सारा CPU साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो रजिस्टर, स्टैक्स और क्यूज़ में लास्ट में फिर से जाके उसका कॉपी बना के उसको सेव करके रख देता है ताकि उसको हम लोग बाद में भी यूज़ कर सकें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कंसर्न विद द प्रोग्राम वी आर करेंटली यूजिंग, तो हम लोग जो भी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, तो या तो हम लोग अगर ब्राउज़र पे इस्तेमाल को वर्क कर रहे हैं या वर्ड प्रोसेसर्स पे वर्क कर रहे हैं या सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, तो however the rather extensive program underlying everything that happens on the PC is the operating system। तो जो हम लोगों का मेन काम, सारा काम कंप्लीट करवाता है, या तो हम लोग ब्राउज़र चला रहे हैं या वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं या नेटवर्क एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करवाता है। वी कैन फायर ऑफ द नेम ऑफ आवर चूजन OS। तो हम लोगों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो विंडोज़ होता है या लाइनक्स होता है या अबंटू होता है, क्रोमियम होता है, वो सारा एग्जाम्पल है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करते हैं, उसका नाम, और फिर उसके बाद हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उस पर हम लोग काम करते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का सारा काम कंप्लीट करके देता है। व्हेन द पावर टू ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन, तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर के को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोग्राम रन करता है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेट के रूप में, वो क्या करता है, वो सारा रोम के अंदर में सेव रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है कि सारे हार्डवेयर सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। तो जैसे ही हम लोग पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करके चेक करता है कि सारे हार्डवेयर्स में सही ढंग से पावर सप्लाई जा रहा है कि नहीं, और वो CPU को भी चेक करता है, वो मेमोरी को चेक करता है, और वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं ना है। अगर हम लोग कंप्यूटर चलाने जा रहे हैं, जो यूज़र बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, उसको कोई एरर तो नहीं
दिखाई दे रहा है, एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो उन सब को इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यही सारा काम है। वो सारे सॉफ्टवेयर्स को मेमोरी देता है। वंस द पोस्ट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो रोम के अंदर में लोड हो जाता है, और फिर उसके बाद उसी को, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर में रोम के अंदर में लोड हो रहा है, उसी को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर रैम में जाके सेव हो रहा है उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। विल बिगिन टू एक्टिवेट द कंप्यूटर्स डिस्क ड्राइव, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है उसको भी एक्टिवेट करवाया जाता है, ताकि हम लोगों के कंप्यूटर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग खोल पाएँ। सबसे पहले कंप्यूटर ऑन होता है, फिर उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि सारे डिवाइस कंप्लीटली सही ढंग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है कि नहीं सारे डिवाइस में। फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम में लोड करके, फर्मवेयर को लोड करके, फिर उसके बाद कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव को चेक करता है कि डिस्क ड्राइव सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्क ड्राइव में जाके सॉफ्टवेयर को ऑन करके, फिर उसके बाद हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। फिर द कंप्यूटर एक्टिवेट्स द हार्ड डिस्क ड्राइव, और जैसे ही कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव को एक्टिवेट कर देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पीस जो है वो रैम में जाके सेव होता है, और उसी को बूट स्ट्रैप लोडर कहा जाता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या है? इसे एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि उसका सिर्फ एक ही काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में ले जाके, रैम में ले जाके, जो रैम होता है उसी में ले जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जगह मिलता है काम करने के लिए, और उसी में जाके वो फिर उसके बाद सारे डिवाइस को चेक करता है, सारे हार्डवेयर्स को चेक करता है कि सही ढंग से सारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं। इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म, द बूट स्ट्रैप लोडर सेट अप द स्मॉल ड्राइवर प्रोग्राम दैट इंटरफेस विद द कंट्रोल द वेरियस हार्डवेयर सब सिस्टम्स ऑफ द कंप्यूटर। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सारे हार्डवेयर जो हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करता है, कंट्रोल करता है। यही मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, और यहीं पे यहाँ पे ये बात भी लिखा हुआ है। द ड्यूटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज, और इस हिसाब से हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका 6 कैटेगरी होता है काम करने का: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटरफेस एंड यूज़र इंटरफेस। ये सारा काम करता है, ये 6 काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट था जो कि आज कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।